हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। और जो आज हमारे बुक का नाम है, इसको MED सेकेंड 2 बोलते हैं, MED 2। और जो हमारा आज टॉपिक बुक का नाम है उसको सतत विकास मुद्दे और चुनौती भी कहा जाता है। और जो आज टॉपिक का नाम है सतत विकास क्या है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है कि सतत विकास क्या होता है। और आप प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि इस वाली बुक को लेके मेरे पास बहुत से मैसेज आ रहे थे कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आज इस बुक के ऊपर वीडियो बनाने की सोची है। और मैं जल्दी से जल्दी चाहूँगी कि जल्द से जल्द मैं सारी बुक की वीडियोज़ को कवर कर सकूँ, ताकि आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम दे सकें। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले है परिचय। देखिए, बोल रहे कि सतत विकास की जो अवधारणा है वो 1960 में विकास हुई थी। कि ये बता रहे कि 1960 में सतत विकास के बारे में इसकी अवधारणा पता चली। और सामने ही बोल रहे हैं कि जब पर्यावरण पर औद्योगिकरण के हानिकारक जो प्रभाव है वो पड़ रहे थे। जब औद्योगिकरण आया था तो उसके जो हानिकारक प्रभाव है पर्यावरण के पड़े, तभी जो सतत विकास की अवधारणा है वो सामने ही। आगे देखिए, आधुनिक समय में ये बहुचर्चित अवधारणा बन चुकी है। और जो सतत विकास है वो सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया है। बोले सतत विकास एक सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया होती है जो पृथ्वी की क्षमताओं को देख के उन पे विचार करके विकास की चर्चा की जाती है कि पृथ्वी जो है उसकी कितनी क्षमता है, वो कितना मतलब कि नुकसान को झेल सकती है, उसको लेके जो विकास किया जाता है उस पर चर्चा की जाती है। देखिए, सतत विकास होता क्या है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए, सतत विकास मतलब होता है कि चीज़ों का या फिर जो हमारे खनिज होते हैं, खनन होता है, उसका इस प्रकार से प्रयोग करना कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वो सब चीज़ें बची रहे, उनके लिए उपलब्ध हो। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रयोग करना है, किसी भी खनन का, किसी भी संसाधन का, तो लिमिट में कीजिए और आपके जो आवश्यकता है उसके अनुसार कीजिए, ना कि जो लालचपन होता है, लाभ होता है उसके अनुसार। क्योंकि सब पीढ़ियों को समान रूप से, जो आने वाली पीढ़ी है उनको समान रूप से वो सब चीज़ें भी चाहिए, तो उनका कम से कम यूज़ करना। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए, बता रहे हैं कि अगर जो सतत विकास के ऊपर अगर ध्यान नहीं देंगे और जो हमारे संसाधन है, हमारे जो कहते हैं खनिज पदार्थ हैं, अगर वे ख़त्म हो जाएंगे भविष्य में, तो क्या होगा कि हमारी जो आर्थिक गतिविधि है वो पूरी समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए जो सतत विकास की अवधारणा है इसका जन्म हुआ और इस पर विचार किया जा रहा है। आगे देखिए, अब हमारा पॉइंट आता है सततशीलता विकास तथा सतत विकास का अर्थ। इसमें बताना सततशीलता क्या होती है, विकास का अर्थ क्या होता है। देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं। देखिए, बता रहे हैं कि प्रकृति ने पृथ्वी पर जीवन दानी अनेक तत्व दिए हैं, कि जीवन जीने के लिए अनेक तत्व दिए हैं, जिसके कारण प्राचीन काल से जीवन पोषक होता आ रहा है। जो जीवन का जो पोषण है वो होता आ रहा है और वो भविष्य में भी होता रहेगा, क्योंकि ऐसे तत्व हैं पृथ्वी पे जो जीवन जीने के लिए दिए गए हैं प्रकृति ने। आगे देखिए, बता रहे हैं परंतु क्या हो रहा है आजकल कि जो हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के, अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा पूरी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि मानव का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ रहा है। और बोले अगर ये गतिविधियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी, हम ऐसे ही छेड़छाड़ करते रहेंगे पृथ्वी के साथ, उसको नुकसान पहुँचाते रहेंगे, तो जो ये गतिविधियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी तो उससे क्या होगा कि जो मानव का अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, अगर प्रकृति की अगर अवस्था में चेंज आ गया तो वापस हम उसको उसी अवस्था में नहीं ले जा सकते। आगे देखिए, हमारा पॉइंट है सततशीलता क्या होता है। कि जो सततशीलता शब्द है वो परिभाषा विभिन्न तरीकों से हम दे सकते हैं। बोले सततशीलता का अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया या स्थिति से है जो सदैव बनी रहे। देखिए, सततशीलता मतलब हमेशा जो प्रक्रिया बनी रहती है। आगे देखिए, सततशीलता में क्या होता है कि प्रकृति के जो संसाधन है उसका प्रयोग ऐसा किया जाए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा ना हो और तथा उत्पादन क्षमता में अतिशोषण ना हो, कि किसी भी प्रकार का शोषण ना हो प्रकृति के साथ। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जीवन के कार्य निहित में यह उल्लेख किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो टाइप का है, अभी मैंने पूरा पढ़ा, ये एक संगठन है। इसमें बता रहे हैं, इसमें सतत विकास का अर्थ बताया गया है कि आपको ऐसी मतलब कि जीव पारिस्थितिक तंत्र प्रणाली जो होती है आपकी, ऐसी चीज़ों का यूज़ करना जो नवीनीकरण संसाधन हो तथा उनका उपयोग उनके अनुरूप करना, मतलब कि ऐसी
चीज़ों का उपयोग उस तरीके से करना कि उनका वापस से पूर्ण नवीनीकरण हो सके और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको किसी भी प्रकार से उसको नुकसान ना हो। तो ये संगठन जिसका नाम बताया उसने इसका अर्थ बताया कि सतत का अर्थ क्या होता है और उपयोग क्या होता है। आगे देखिए, बोले जो अब इसके कुछ उदाहरण बता रहे कि सततशील को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बोले कि नवीनीकरण जो संसाधन होते हैं उसका उपयोग उतना ही करना जितना वो पूर्ण जनन कर सकते हैं, मतलब कि उससे ज़्यादा ना करना। कोई चीज़ जब पूर्ण वापस से अपने आप को रिसाइकल कर लेती है फिर अपने आप को वापस बनाती है तो उसकी तेज़ी से ज़्यादा उसका उपयोग ना करना, उससे कम उसका उपयोग करना। आगे देखिए कि जो गैर नवीनीकरण संसाधन का उपयोग उसी नवीनीकरण विकल्प की दर से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जो गैर सरकारी नवीनीकरण संसाधन है उसका उपयोग नवीनीकरण के जो विकल्प है उनसे उपयोग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कि प्रदूषण जो उत्सर्जन करते हैं उसका पर्यावरण की खपत से ज़्यादा अधिक क्षमता ना हो, मतलब इनका कहने का मतलब कि पर्यावरण जितना सह सकता है उतना ही प्रदूषण फैलाएं, उससे अधिक ना करें। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विकास। बुरे विकास का शाब्दिक अर्थ आपका सामाजिक और आर्थिक सुधार है कि अगर विकास करना है तो इसका मतलब सामाजिक और आर्थिक सुधार करते हैं तभी हम विकास करते हैं। ठीक है, विकास जो नागरिक होते हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परंतु विकास ऐसा किया जाए कि जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है उसके लिए भी, उनकी सुविधा के लिए भी चीज़ें बची रहें। कि हम सबका विकास तो जरूरी है परंतु जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रहें। आगे देखिए है सतत विकास। देखिए अब हम पढ़ेंगे सतत विकास। देखिए बोरे सतत विकास दो शब्द से बने, एक सतत एक विकास। बोरे इनों का अर्थ ये होता है कि आप अपना विकास इस ढंग से करिए कि जो संसाधन है उनको बिना नुकसान पहुंचाए आप राष्ट्रीय की जो क्षमता है उसके अनुसार आप अपना विकास कीजिए। देखिए बट सतत विकास की कुछ परिभाषाएं जैसे कि ब्रूटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में दी। उनके अनुसार सतत विकास वो है कि जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई भी समझौते किए बिना आवश्यकताओं की पूर्ति करना, मतलब कि जो हमारी पीढ़ी आएगी उनके लिए भी वो पूरे संसाधन बचा के रखना और किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना करना। आगे देखिए कि आगे बता रहे हैं कि सतत विकास में क्या होता है कि मनुष्य तथा पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित होता है और ये चेतावनी दी जाती है कि ऐसे मतलब कि इतना ज़्यादा भी प्रकृति का दोहन ना कीजिए या फिर शोषण ना कीजिए कि आप अपना विकास में लगे हुए और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बुरे अंत में क्या होता है कि विजय जो होती है वो प्रकृति की होती है, मनुष्य की नहीं होती है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सतत विकास के उद्देश्य। हम पढ़ेंगे कि सतत विकास के उद्देश्य क्या हैं। देखिए पहला बोल रहे हैं कि दुरुपयोग तथा जो व्यर्थ जो उपभोग होते हैं उसके प्राकृतिक के संसाधनों की संरक्षण करना, वो सतत में आता है कि दुरुपयोग ना करें और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण करें। ऐसे प्राकृतिक संसाधनों या तकनीकों या विज्ञानों की खोज की जाए जो प्राकृतिक के नियमों के अनुकूल हो, उनके विरोध में ना हो। और कि जो जीवन स्तर होता है उसकी क्षमता तथा न्याय के साथ हो, मतलब कि जो अधिकांश लोगों के जीवन स्तर है उसकी समानता और न्याय के साथ हो। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था या योजना बनाए जो गरीब देश होते हैं उनकी जो आवश्यकता होती है उनको पूरा करें और जो प्राकृतिक संपदा होती है उनको प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए लक्ष्यों की प्राप्ति करें। आगे देखिए बोल रहे हैं कि विश्व में शांति की स्थापना करना, क्योंकि बता रहे जो शांति है वो एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें कि आप मानवता के जो हित होते हैं उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सकल राष्ट्रीय उत्पादन के अभिवृद्धि प्रतिमान के आलोचक। ये बता रहे हैं परंपरागत तौर पर किसी भी राष्ट्र की जो अभिवृद्धि को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पादन या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रयोग किया जाता है कि दोनों से ही उत्पादन मात्रा का अभिवृद्धि का पता चलता है कि दोनों ही जो मात्रा का उनसे पता चलता है कि देश की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। आगे देखिए परंतु किसी भी देश की सांस्कृतिक या मानवीय मूल्यों को इस विकास को इससे नहीं नापा जा सकता कि जो सकल घरेलू उत्पादन होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादन होता है उसका मुख्य केंद्र क्या होता है उत्पादन। बोल रहे कि इसका जो केंद्र क्या नहीं होता, मतलब कि किस पे ध्यान नहीं दे सकता, जैसे स्वास्थ्य पर, प्रदूषण पर, पशु पर, पेड़ों पर और जैव विविधता तथा और पानी पर, इन सब चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देता, ये खाली उत्पादन पे ध्यान देता है और ये ध्यान देना इसका संभव भी नहीं है इन सब चीज़ों पे। आगे देखिए बोल रहे कि जो सकल
तो सकल आय अभिवृद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप अगर उसमें वृद्धि हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके देश में गरीबी नहीं आती है, फिर गरीबी नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, खाली आपका जो ओवरऑल जो आपकी कमाई होती है वो देखी जाती है, इसमें अमीर और गरीब की अलग अलग नहीं देखी जाती। तो अगर खाली उस देश में खाली अमीर के पास बहुत पैसा और गरीब के पास है ही नहीं, तो भी बोलेंगे कि उस देश में अभिवृद्धि मतलब कि सकल अभिवृद्धि है। परंतु इसमें इसी के कारण से क्या हुआ है कि क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकरण। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि इंग्लैंड में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति ने नई प्रणाली को जन्म दिया और कारखाना जो प्रणाली होती है उसका भी जन्म हुआ। आगे देखिए बता रहे हैं कि इसके बाद क्या हुआ कि जो यूरोप के अन्य देश है वहां पे भी औद्योगिक क्रांति आरंभ होगी। बुरे औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि नई नई तकनीकी आई, उत्पादन में परिवर्तन हुआ और यहाँ तक ये सीमित नहीं रहा, इससे सामाजिक कारण मतलब कि जो सामाजिक पे उस पर गंभीर प्रभाव पड़े और बता रहे हैं कि इसके कारण क्रांतियां भी हुई। आगे देखिए, औद्योगिक क्रांति जो थी वो एक तरफ तो बहुत संपन्न भी थी, मतलब ठीक भी थी, और बुरे बहुत दूसरी तरफ है बहुत दशा का कारण भी थी। आगे देखिए, ये बोरे औद्योगिक क्रांति से आपके नए नए इंजन बने, लेजर रेडियल हाथ बने और दूसरी तरफ क्या हुआ कि इसके पर्यावरण पे बहुत खतरनाक प्रभाव भी पड़े। आगे देखिए, बोरे औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि कच्चे मालों की ज्यादा उपयोग मतलब कच्चे मालों की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। तो जो विकसित देश होते थे विकासशील देशों में जाके अपना कब्जा करके और वहां से भरपूर फायदा उठाते थे और कच्चा माल ले लेते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि जो विकसित देश है और विकासशील देश है उन दोनों में बहुत बड़ी खाई आ गई। आगे देखिए, और इसका सारा मुनाफा विकसित देश ने उठाया और इसके कारण असंतुलन, आर्थिक असंतुलन भी हो गया। और 1950 के बाद क्या बता रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति में बहुत तेजी आई और जिसके कारण क्या हुआ कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन बहुत ज़्यादा होने लगा और उसका विनाश होने लगा। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शहरीकरण। बता रहे जो शहरीकरण है ये औद्योगिकरण का ही एक प्रभाव है, क्योंकि औद्योगिकरण आने से ही शहरीकरण में वृद्धि हुई और लोग शहरों की तरफ जाने लगे। और कि शहरीकरण से क्या हुआ कि जो संसाधन होते हैं और जो जंगल होते, कृषि होती है, इन सबको क्षति पहुंची। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि शहरों की तरफ लोग ज्यादा जाने लगे और प्रवासन होने लगा। आगे देखिए, शहरों और तथा कस्बों के अनियंत्रित विस्तार से जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। इससे मौलिक अधिकारों पर जो मौलिक सुविधाएं होती हैं उस पर तो प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी वो भी बढ़ गई। गरीबी तथा बेरोजगारी में वृद्धि हुई। और कि हम इसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। जो गरीबी शहरी निवास है उनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। बता रहे हैं कि जैसे कि जो झुग्गी झोपड़ी के स्लम एरिया के जो लोग होते हैं उनको देखिए उनको क्या समस्या का सामना करना पड़ा कि उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्या हुई, जल आपूर्ति हुई और सफाई व्यवस्था, इन सबसे वंचित रहना पड़ा। आगे देखिए, शहरों में क्या हुआ कि औद्योगिक का जो कचरा होता है, औद्योगिकरण हुआ शहरों में, तो उसका जो कचरा होता है वो एक ढेर के रूप में जमा हो गया, जिससे कि जो आपका वायु प्रदूषण है, जो आपका जल प्रदूषण है और जो पर्यावरण संबंधित जो समस्या है वो ज़्यादा पैदा हुई। आगे देखिए, तो शहरीकरण के अन्य प्रभाव ये भी हुए कि जो कच्चा माल होते हैं उससे जो भी प्रदूषित कचरा होता है वो ज़्यादा फैलने लगा, ज़्यादा पैदा होने लगे। आगे देखिए, बुरे इससे क्या हुआ कि जंगल का विनाश हुआ कि गंभीर समस्याएं पैदा होने लगी। तो ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया। अब अगला है असमानताएं। देखिए बता रहे हैं कि मानव विकास सूचकांक के से ये पता चलता है कि भूमंडलीकरण के द्वारा क्या हुआ, औद्योगिकरण के द्वारा क्या हुआ कि असमानताएं आ गई। जैसे कि देखिए ये बता रहे उत्तरी और तथा दक्षिणी देशों में क्या हुआ कि उनके बीच में काफी अंतर में काफी वृद्धि हुई। बुरे एक तरफ तो देखिए आपको पता है कि जो पश्चिमी देश है वहाँ पे कितने ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे जनसंख्या कम है परंतु वहाँ पे ज़्यादा विकास हुआ, और जो दक्षिणी है, जो एशिया है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है परंतु यहाँ का जो विकास है वो बहुत कम हुआ। आर्थिक विकास हो या किसी भी प्रकार का विकास हो, जनसंख्या में वृद्धि भी हुई बहुत ज़्यादा, और अपनी जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार उनके जो संसाधन है उनको भी कम करना पड़ा। देखिए बता रहे हैं कि 77% जनसंख्या निवास करती है विकासशील देशों में और उनकी कुल आय जो है वो केवल 15% है। और ये उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खाली कितनी कम जनसंख्या के लोग पश्चिमी या अमीर देश के हैं और उनके पास कितने ज़्यादा आय का साधन है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संसाधन उपयोग।
देखिए बता रहे पृथ्वी के 4 मुख्य संसाधन हैं, भूमि, जल, वायु तथा वन। बोले इस पे सभी को व्यक्तिगत तौर पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा भी इस पे ध्यान देना जरूरी है। औद्योगिक देश जैसे कि G8, इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, रूस आते हैं। और जैसे आर्थिक सहयोग विकास संगठन, यूरोपीय संघ, जहां विश्व जनसंख्या का लगभग 23% निवास करते हैं। बोल रहे हैं कि जो उत्तरी देशों में विकास से क्लोरोफ्लोरो जो आपकी कार्बन होती है, जिसको CFC बोलते हैं, जैसे खतरनाक गैसों का पर्यावरण में मिश्रित हो जाते हैं। और बता रहे केवल 28% योगदान केवल अमेरिका का है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो हमारे पर्यावरण के लिए, ओजोन परत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और ये बता रहे खाली 28% है, अमेरिका अकेली करती है इतनी ज़्यादा उसका उत्पादन, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान होता है। आगे देखिए, तो बोल रहे हैं कि अन्य जो देश है, जो गरीब देश है, वो ऋण जो होते हैं, लोन जो लेते हैं, उसके नीचे दबे पड़े हैं, जिसके कारण वे अपने संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऋण चुकाना होता है। तथा वो बोल रहे कि अमीर देशों को बेचना उनके लिए एक मजबूरी है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सतत विकास की अवधारणा का उदय। बोल 1960 में वैज्ञानिक रॉकल कार्सन की पुस्तक द साइलेंट प्रिंसिपल, द साइलेंट स्प्रिंग बोरे ने सतत विकास की अवधारणा को जन्म दिया। ये बता रहे हैं कि 1960 में एक वैज्ञानिक थे, उनकी बुक ने सतत विकास की अवधारणा को जन्म दिया था। बोले जो कीटनाशक DDT होते हैं, उससे जो वन्य जीवन और तथा जो हमारे वन्य जीवन पर जो दुष्प्रभाव पड़े हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान उनकी पुस्तक ने ही आकर्षित किया था। आगे देखिए, क्या आगे बता रहे हैं कि जो जीव विज्ञान के शास्त्री थे पॉल, उन्होंने 1968 में पॉपुलेशन बम नामक एक पुस्तक को प्रकाशित किया था, जिसमें मानव जनसंख्या, संसाधन दोहन तथा पर्यावरण परंपरागत जो आपके संबंध होते हैं उसको प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके ऊपर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। आगे देखिए, इसके बाद बताया 1969 में गैर लाभकारी संस्था, जिसको हम फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ का निर्माण किया गया, जिसमें कि यह उद्देश्य था कि जो आम जनता होती है वो भी जो पर्यावरण का पतन हो रहा है उसके लिए अपना योगदान दे, मतलब कि पर्यावरण का जो पतन हो रहा है उस पर रोक लगाएं और ज़्यादा पर्यावरण का दोहन ना करें, तो ये उस पर था। क्या आगे बता रहे हैं कि औद्योगिक विकास पर्यावरण को तहस नहस कर रहा है, इससे जो उत्तरी देश की जो सरकार है वो भी सहमत हैं। क्या आगे बता रहे हैं कि 1971 में एक आर्थिक सहयोग तथा संगठन का विकास हुआ, जिसको OECD के नाम से जाना जाता था। और बोल रहे हैं जिसका नाम प्रदूषक खर्चा देह के नाम से किया गया था। इसमें क्या था कि जो भी देश प्रदूषण फैलाएगा वो इसकी कीमत चुकाएगा, वो उस पर मतलब कि जो भी टैक्स लगेगा, जो भी जुर्माना लगेगा, वो उसका भुगतान करेगा। आगे देखिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सतत विकास की परिभाषाएं, आयाम तथा अवधारणाएं। देखिए बता रहे ब्रूडलैंड रिपोर्ट 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा पर्यावरण व विकास पर एक आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं जो ग्रो हर्मल है उसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। बोले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर नाम से ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई थी, जैसे कि वह इस प्रकार हैं। बोल रहे कि जो आवश्यकता की अवधारणा, इसमें क्या है कि जो संसार के गरीब लोग हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाए और उनको प्राथमिकता दी जाए। पूरे सीमितता का विचार, इसमें क्या था, और इसमें क्या था कि पर्यावरण की जो भी हम यूज़ करते हैं वो वर्तमान की जो आने वाली पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाए। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पृथ्वी सम्मेलन। कि पृथ्वी सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र ने रियो में ब्रूडलैंड जो आयोग किया था उसकी रिपोर्ट से प्रभावित होकर जो पृथ्वी सम्मेलन है उसको आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ये घोषणा की गई थी कि विकास के अधिकार की प्राप्ति इस प्रकार की जाए कि वर्तमान तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसके भी विकास तथा पर्यावरण आवश्यकताएं पूरी हो सके, जो न्यूनतम आवश्यकता होती है वो भी पूरी हो सके। इसके अंदर जारी कुछ दस्तावेज थे, जैसे कि जलवायु परिवर्तन तथा रूपरेखाएं संबंधित अनुसंधान, जैव विविधता पर अनुसंधान, वन सिद्धांतों का व्याख्या, रियो घोषणा, कार्यसूची, एजेंडा 21। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधित अनुसंधान और अनुबंध है।
देखिए इसके अंदर क्या बताया गया कि जो जीवाश्म ईंधन के जो उपयोग हो उसको सीमित किया जाए, और जो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो ग्रीन हाउस जो गैसें होती है उसके प्रभाव के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो एक जटिल समस्या है, जिसके कारण कि ये कहा गया जो औद्योगिक देश है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम किया जाए, ताकि जो ग्रीन हाउस गैसों से जो प्रभाव पड़ रहा है जलवायु पे वो ना हो। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जैविक विविधता पर अनुबंध। इस समझौते में ये स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक देश को अपनी जैव विविधता पे संप्रभुत्व अधिकार होता है, बुरे जिसके पारस्परिक स्वीकृति शर्तों तथा आधार पर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिस्सेदारी होनी चाहिए, कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उस पर भी सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे है रियो घोषणा। रियो घोषणा के अंतर्गत 27 सिद्धांत हैं, जिसमें कि प्राकृतिक जो संसाधन है उसके राष्ट्रीय संप्रभुता तथा राज्यों के मध्यम सहयोग पर जोर दिया गया। आगे देखिए नेक्स्ट है कार्य सूची 21। इसमें बता रहे कि बड़े जो राज्य होते हैं और जो सरकारी संस्था होती हैं और परियोजनाओं को छोड़कर जो महिलाएं होती है, समुदाय या गैर सरकारी संगठन पर भागीदारी के ऊपर ध्यान दिया गया। तो बोरे इसमें जो ज्ञान उत्पन्न करने वाली जो संस्था होती है उस पर भी प्रकाश डाला गया। बोरे इसकी जो बैठक न्यूयॉर्क में प्रत्येक 3 सप्ताह के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। सतत विकास का सम्मेलन रियो सम्मेलन के 10 वर्ष बाद हुआ, इसको रियो 10 भी कहते हैं। और इसमें कहा गया कि 2015 तक जो अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगाई जाएगी और 2012 तक समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित बनाया जाएगा। बोल रहे थे कि 2010 तक जो जैव विविधता के जो विनाश हो रहे हैं उसकी दर को काफ़ी कम किया जाएगा, और यह एक समझौता हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है सततशीलता तथा गैर सततशीलता क्रियाएं। सततशीलता एक ऐसी अवधारणा है जो विकास के माध्यम से मानव द्वारा जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहे हैं उसका बोध कराती है। जो सततशीलता है वो पर्यावरण संरक्षण, नियंत्रण, आर्थिक अभिवृद्धि तथा सामाजिक न्याय युक्त से संबंधित है, कि ये पर्यावरण संरक्षण और तथा आर्थिक समृद्धि और समाज न्याय से संबंधित है। आगे देखिए, और इसका उद्देश्य है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, फिर भी यह भिन्न भिन्न हो सकता है। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और सतत विकास की क्रियाकलाप में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि जिसकी वस्तु का उपयोग निरंतर रूप में करना, और जो ऊर्जा के जो विश्वसनीय स्रोत का उपयोग नियंत्रण करना, सतत विकास अभिवृद्धि को कम किए बिना उसे अधिक समय तक बनाए रखना चाहिए। कोई भी क्रिया असतत तथा तक होगी जब प्राकृतिक संसाधनों का व्यर्थ प्रयोग में किया जाएगा और ये पर्यावरण से संचित पतन का कारण बने। मतलब कि ये सब जो मैंने बताई है जो पर्यावरण के मतलब पतन का कारण बने हैं तो वो बताएं। अब देखिए हमारा जो ये वीडियो आज यहीं समाप्त कर दे, और मैंने आज आपको थोड़ा फास्ट ही समझाया है, पर मैंने समझाया, आई होप आपको समझ आया जो भी मैंने आपको समझाया। और हमारी जो वीडियो है ये यहीं समाप्त होती है। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए अब मैं आपके लिए दिन में 2-2 3-3 वीडियो 4-4 वीडियो भी बना रही हूँ, और अब तो मैं रात के टाइम पर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे इस मेरे को बहुत और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मेरे इस काम को और ज़्यादा सराहिए, क्योंकि देखिए मैं अगर आपके लिए सोच रही हूँ तो प्लीज़ आप भी मेरे लिए सोचिए, आप भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तो जिसके अनुसार मैं और जल्दी आपके लिए वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी होल टिकट भी अब आ चुकी है, तो आपके एग्ज़ाम बस अब 3-4 दिन बाद ही हैं। तो प्लीज़ मेरे को लिख के जल्दी बताइए आपको जो भी वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।